जय हिंद। मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्यूशंस पे। आज हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज मीन्स सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट 1, जो आपके एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी, बैंकिंग और स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सही वीडियोस की नोटिफिकेशंस और पीडीएफ मिल जाएगी। आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। तो आपका ऑप्शन है सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। जी हाँ, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उसके लिए नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती है। आपकी इसमें सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की ही जरूरत होती है, क्योंकि इन तीनों से जो प्लांट होता है वो अपने लिए क्या क्रिएट करता है, वो अपनी क्रिएट करता है फूड। ठीक है, तो अपना खाना बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिताली राज प्लेड हर लास्ट इंटरनेशनल मैच अगेंस्ट विच टीम, मीन्स मिताली राज ने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच किस टीम के खिलाफ खेला था। तो आपका ऑप्शन है वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन डी, साउथ अफ्रीका। जी हाँ, मिताली राज ने अपना जो लास्ट इंटरनेशनल मैच था वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था। और ये फोटो है उनका, मिताली राज जी का। इनने अब क्या है, इंटरनेशनल मैचों से रिटायरमेंट ले लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द एशियन गेम 2030, मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई खेलों 2030 की मेजबानी करेगा। तो आपका ऑप्शन है कतर, किर्गिस्तान, जापान, चाइना। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए, कतर। जी हाँ, कतर 2030 में आपका जो एशियन गेम्स है उसकी मेजबानी करेगा। आपको बता दें, जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया एशिया है, ये आपकी जो कमेटी है, इसने अनाउंस किया कि दोहा, जो कि कतर की कैपिटल है, किसकी, कतर की कैपिटल है। ठीक है, ये होस्ट करेगी 2030 का एशियन गेम्स। आपको बता दें, जो एशियन गेम्स है ये सेकंड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है, गेम है, किसके, ओलंपिक के बाद। ओलंपिक क्या है, नंबर 1 पे आता है। उसके बाद क्या आता है आपका, नंबर 2 पे आपका आता है एशियन गेम्स, आपका नंबर 2 पे आता है। ठीक है, वहीं आपको बता दें, जो एशियन गेम्स थे वो हर 4 साल बाद होते हैं। और पहली बार जो एशियन गेम्स हुए थे वो 1951 में हुए थे। कहाँ पे, न्यू दिल्ली के अंदर हुए थे। तो पहली बार एशियन गेम्स कब हुए थे, 1951 में हुए थे। और कहाँ, दिल्ली के अंदर हुए थे, इंडिया में। आपको बता दूं, इसमें 9 नेशंस हैं जो एशियन गेम्स होस्ट करते हैं। ठीक है, होस्ट कर चुके हैं। आपको बता दें, एशियन गेम्स जो है, पहले जो रेगुलेटिंग थी, इसकी एक बॉडी थी, इसका नाम था एशियन गेम्स फेडरेशन, जो कि 1978 तक थी। इसके बाद कौन आ गया, उसके बाद आ गया आपका ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। इसका नाम बदल के ऐसे दे दिया गया। अब ये सारी डिसीजन लेती है कि अगला जो आपका गेम्स, एशियन गेम्स होंगे वो कहाँ पे होंगे, या कौन कौन से गेम्स इवेंट होंगे, या जो भी आपका डिसीजन लेना होता है वो इस काउंसिल द्वारा लिए जाते हैं। और ये कब से चालू हो गई थी, ये 1982 से हुई थी, क्योंकि 1978 में जो एक एशियन गेम्स हुए थे उसके बाद 1982 में होते 4 साल के गैप में। ठीक है, तो 1982 के जो गेम थे, रेगुलेटिंग बॉडी थी, उसका नाम क्या था, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ठीक है, और आपको लिस्ट दे रखी है यहाँ पे, जो आपका एशियन गेम 2022 हुए थे वो कहाँ पे हुए हैं, आपके हुए हैं चाइना के अंदर। वहीं 2026 में आप आगे जब होंगे, 2026 में जब होंगे वो कहाँ पे होंगे, जापान के अंदर होंगे। 2030 में कतर के अंदर होंगे। और 2034 के अंदर कहाँ, सऊदी अरेबिया में होंगे, उनकी कैपिटल रियाद के अंदर। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके 4 है ना, ये आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which amendment act of the Constitution of India requires a state to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities as a directive principle of state policy? Means भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम में राज्य को राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के रूप में आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने की आवश्यकता है।
तो आपका ऑप्शन है 47th, 42nd, 44th, 52nd। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन सी 44। जी हाँ, 44th अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके अंदर आपकी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो पॉलिसी होती है उसके अंदर ये जो इनइक्वालिटीज़ होती है, किसके कौन कौन सी इनइक्वालिटीज़, आपकी इनकम, स्टेटस और फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़, इसको कम करने की कोशिश करी गई थी। कौन से 44th अमेंडमेंट में, किसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। आपको और जानकारी दें इसके बारे में तो आपको बता दें जो आपका 44th अमेंडमेंट हुआ था, ये कब हुआ था, 1978 में हुआ था। इसमें ये जोड़ दिया गया था आर्टिकल 38, ठीक है, इसमें अमेंडमेंट किया गया था। जो आपका 44th अमेंडमेंट हुआ था उसमें 38 जो आर्टिकल था उसमें चेंज हुआ था। क्या चेंज हुआ था, द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, वेंडर एलिमिनेट्स इनइक्वालिटीज इन स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। मतलब जो आपकी असमानताएं हैं जो आय के लिए और इनइक्वालिटीज मतलब असमानताओं के लिए और जो सुविधाओं के लिए, ये सबको कम करने की कोशिश करेगी। कौन, राज्य कम करने की कोशिश करेगा। तो ये अमेंडमेंट किया गया था कब, 1978 में, आर्टिकल 38 के अंदर किया गया था। और प्रोविजंस कौन से थे इसमें, इसमें थे 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, ठीक है। इसमें जो प्रोविजन थे वो इंक्लूड करेगा, कब करेगा ये, तो प्रोविजन ये वाले ये करेगा तो 42nd अमेंडमेंट में। और 44th अमेंडमेंट क्या है, 38 आर्टिकल में क्या नाम है, ये चीज़ ऐड कर दी गई थी। और याद रखिएगा 42nd अमेंडमेंट आपका 1976 में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक। और वहीं आपको बता दें इसमें 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाए गए थे। इसमें 42nd अमेंडमेंट 1976 में कौन कौन से, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 48A, ये 4 ऐड कर दिए गए थे। इसमें आपको 4 मतलब न्यू क्या तरीके ऐड कर दिए गए थे किसमें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आपके टू किसमें, ये 19 आर्टिकल 39 क्या है, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। और 39A में क्या था, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड फॉर पुअर। मतलब गरीब लोगों को समानता का अधिकार, मतलब जो जस्टिस जो होती है वो एक समान मिलेगी। साथ ही सबको जो पुअर हैं मतलब जो गरीब लोग हैं उनको फ्री लीगल एड मतलब लीगल एड दी जाएगी, ठीक है। और वहीं आर्टिकल 43A में क्या था, तो टेक स्टेप टू सिक्योर दी पार्टीशन ऑफ वर्कर्स इन दी मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज। तो आपको क्या है जो वर्कर्स हैं वो पार्ट कर सकते हैं किसमें, स्टेप पार्ट सकते हैं मैनेजमेंट और इंडस्ट्रीज के अंदर। और 48A में क्या था, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव दी एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसमें क्या था, 48A में आपको बताया गया था हमारी जो वाइल्ड लाइफ जितनी भी हैं उसे प्रोटेक्ट इम्प्रूव, जो क्या नाम जो हमारे जितने फॉरेस्ट हैं जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और इनके एनवायरनमेंट को और अच्छा करने के लिए और साथ ही उनके सेफ गार्ड के लिए ये बना आर्टिकल ए ऐड किया गया था किसमें, DPS डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। और सही आपको बता दें जो अमेंडमेंट 47th अमेंडमेंट है वो किससे रिलेटेड है, वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। तो ये भी याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके इसमें कितने एक्ट करा दिए मैंने आपको, देखो एक पहले याद कर लीजिएगा 44th अमेंडमेंट ये कब हुआ था, 1978 में। 42nd अमेंडमेंट ये कब हुआ था, 1976 में। वहीं एक और अमेंडमेंट हुआ था कौन सा, 47th अमेंडमेंट, ये कब हुआ था, आपको ये बताना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे आप, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 47th अमेंडमेंट कब हुआ था जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट रिक्वायर्ड अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ टेम्परेचर्स रैंकिंग बिटवीन 15 डिग्री एंड 28 सेल्सियस एंड रेनफॉल फ्रॉम 150 to 250 सेंटीमीटर, फ्रॉस्ट, स्नोफॉल, हाई टेम्परेचर अबव 80 डिग्री सेल्सियस एंड स्ट्रॉन्ग sunshine is not good for crop and is generally grown under shady trees. Stagnant water is harmful and the crop is grown on hill slopes at elevation from 600 to 1600 meters above the sea level. Which one of the following is that crop? तो आपको इसमें बताना है कि इसमें से जो कौन सी क्रॉप है जो आपकी 15 से 28 डिग्री के टेम्परेचर में और 150 से 250 सेंटीमीटर की बारिश में और 30 डिग्री के मतलब हाई टेम्परेचर में भी, और जो क्या नाम है एलिवेशन मतलब 600 से 1600 मीटर की ऊंचाई पे ये क्या नाम है आपकी फसल होती है। तो कौन कौन सी इसमें आपके ऑप्शन है, कॉटन, टबैको, कॉफ़ी, शुगर केन। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन सी कॉफ़ी। जी हाँ, कॉफ़ी वो है आपकी जो 15 डिग्री से 28 डिग्री बीच में होती है
और इसमें लगभग इसको 150 से 250 सेंटीमीटर की रेंज चाहिए होती है। और इसमें आपको ये कहाँ पे होती है कॉटन, वो लगभग 600 से 1600 मीटर की ऊंचाई पे होती है। ठीक है, हिल एरिया में समझ लो ऊंचाई पे होती है, कौन से सी लेवल के, जो आपका समुद्र हो गया इसके मतलब इतनी ऊंचाई होगा 600 से लेकर 1600 मीटर तक की ऊंचाई होगी, तभी ये क्या नाम खेती हो सकती है किसकी, कॉफ़ी की। चलिए आपको बता दें, कॉफ़ी इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया के अंदर ड्यूरिंग दी 17th सेंचुरी, मतलब कॉफ़ी का जो इंट्रोडक्शन है वो भारत में हुआ था और 17वीं सेंचुरी में अंदर। और वहीं आपको बता दें, जो कॉफ़ी इंडिया के अंदर ग्रो होती है ज़्यादातर वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स पे होती है। और आपका जो 65 to 70% जो कॉफ़ी इंडिया में प्रोड्यूस होती है वो एक्सपोर्ट करी जाती है। मतलब अगर इंडिया में आप एग्जांपल लेके चलें कि 100 kg कॉफ़ी प्रोड्यूस हुई है, तो उसमें से जो 70 kg है वो एक्सपोर्ट हो जाती है, वहीं जो 30 kg है वो हम अपने पास रख लेते हैं, मतलब इंडिया के अंदर ही यूज़ होती है, इंडिया में ही रह जाती है। ठीक है, वहीं आप देखेंगे कि कॉफ़ी के जो उसमें जैसे बताया मैंने, उनका जो टेम्परेचर होता है वो उससे 15 से 28 डिग्री, और साथ ही बारिश जो होती है वो 150 से 250 डिग्री चाहिए होती है। इन्हें स्नोफॉल फॉरेस्ट ये इनका जो होना चाहिए अबव होना चाहिए 30 डिग्री से, और आपका जो एलिवेशन होता है वो होना चाहिए 600 से 1600 मीटर का होना चाहिए, सी लेवल से ऊंचाई होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको बता दें जो इसमें जो कॉफ़ी का ट्रेडिशन है वो ज़्यादातर वेस्टर्न घाट्स में होता है। ठीक है, और कहाँ तक फैला ये वेस्टर्न घाट्स में, ये आपका फैला कर्नाटका, केरल, देन तमिलनाडु तक। तो इन एरिया में क्या होता है आपका, इन एरिया में क्या होती है आपकी कॉफ़ी होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, मीन्स उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसने की। तो आपके ऑप्शन है प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट। जी हाँ, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं किसे, चीफ जस्टिस CJI को, जो किसके, हाई कोर्ट के जो भी चीफ जस्टिस होते हैं वो कौन अपॉइंट करता है, वो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास वॉज ए ग्रेट हिंदू पोएट एज वेल एज सेंट, रिफॉर्म एंड philosopher who composed various popular books. Which of the following is not written by him? Means गोस्वामी तुलसीदास एक महान हिंदू कवि होने के साथ साथ संत, सुधारक और दार्शनिक थे, जिन्होंने विभिन्न लोकप्रिय पुस्तकों की रचना की है। इनमें से कौन सी रचना उनके द्वारा नहीं लिखी गई है। तो आपका ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सही आंसर बताना आपको। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, मालती माधव ये बुक है, ये इनके द्वारा लिखी नहीं गई है। बाकी ये आपकी जो पत्रिका हो गई, गीतावली हो गई, कवितावली हो गई, ये सब किनके द्वारा लिखी गई, ये सब लिखी गई है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा। ठीक है, ये आपका फोटो है गोस्वामी तुलसीदास जी का। और आपको बता दें जो रामचरितमानस है और विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, ये सब इंपॉर्टेंट बुक्स हैं किसके द्वारा, तुलसीदास द्वारा लिखी गई हैं। और आपको बता दें गोस्वामी तुलसीदास हैं वो ग्रेट हिंदू पोइट और रिफॉर्म, आपको मैंने बताया था इसमें क्वेश्चन में। और मालती माधव ये रिटन बाय कहते हैं, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है किसके, भावभूति द्वारा। ठीक है, तो ये मालती माधव किस द्वारा लिखी गई है, भावभूति द्वारा लिखी गई है। और अदर बुक्स बाय उत्तमा चरित्र, इस महावीरा चरित्र। ठीक है, और ये आपकी पूरी जानकारी दे रखी है। जैसे कि रामचरितमानस है, उसका मीनिंग क्या होता है, रामचरितमानस जो बुक है उसका मीनिंग होता है लेक ऑफ द डीड्स ऑफ रामा। ठीक है, और वहीं ये किस लैंग्वेज लिखी गई थी, तो रामचरितमानस लिखी गई थी अवधी भाषा के अंदर। तो आप क्वेश्चन कभी आ जाता है, आपके स्टेट एग्जाम्स होते हैं उसमें ज़्यादातर ये एग्जाम्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो रामचरितमानस है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है। तो उस किस लैंग्वेज में लिखी गई, वो अवधी भाषा में लिखी गई है रामचरितमानस। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। एज पर दी यूनियन बजट 2022-23 विच कंसेप्ट टू हेल्प लोकल बिजनेसेस एंड सप्लाई चेन्स, मीन्स केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार जो
अवधारणा स्थानीय व्यवसायों और आपूर्ति श्रृंखलाओं की मदद करने के लिए है। तो आपके ऑप्शंस है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, वन स्टेशन टू प्रोडक्ट, वन स्टेशन मेनी प्रोडक्ट, टू स्टेशन टू प्रोडक्ट। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। ये आपकी जो हमारी देश की जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, इनके द्वारा 2022-23 का बजट पेश किया गया था फरवरी में। उसमें ये बताया गया था कि जो रेलवे का जो गुड्स सप्लाई के लिए है उसमें वन प्रोडक्ट वन स्टेशन वन प्रोडक्ट वाली ये स्कीम चलाई गई थी। आपको जानकारी दें इसके बारे में तो बता दें, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कंसेप्ट जो है वो हेल्प करने के लिए है किसे, लोकल बिजनेस और सप्लाई चेन के लिए। ठीक है, इसके तहत क्या जाएगा कि 2000 किलोमीटर तक की एक रेलवे नेटवर्क को बनाया जाएगा अंडर कवच। एक कवच एक मिशन है, वो आपकी योजना है। उस योजना के तहत ये क्या है, 2000 किलोमीटर तक की रेलवे नेटवर्क बनाया जाएगा। कब, 2022-23 के अंदर, इस साल के मतलब एंड तक। ठीक है, और इसके तहत 400 न्यू वंदे भारत ट्रेन मैन्युफैक्चर करी जाएंगी 3 साल के लिए, अगले 3 साल में। मतलब जैसे 2022-23 में अगर 22 माने चलें तो 2022 से लेकर 2022-23 और 2024, तो 24 तक इंडिया के अंदर टोटल 400 वंदे भारत ट्रेन मैन्युफैक्चर करी जाएगी। वहीं 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स और मल्टी बनाए जाएंगे नेक्स्ट 3 साल के अंदर। ये कार्गो टर्मिनल्स क्या होंगे, मतलब इसमें हो जाएगा कि मल्टी लॉजिस्टिक टू बी डेवलप। इसमें क्या होगा, जितने भी आपका जो गुड्स होगा वो इन जगह पे आप यहाँ स्टोर कर सकते हो। तो कार्गो टर्मिनल्स उन्हें किया जाता है जहाँ पे आपके जो सामान लॉजिस्टिक्स आए जाते हैं, उन गुड्स को स्टोर करने की जो जगह होती है उसे हम कहते हैं कार्गो टर्मिनल्स, जहाँ पे आपके वो फिर शिप के थ्रू या फिर क्या नाम है प्लेन के थ्रू कैसे भी ट्रांसपोर्ट किया सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कोल्ड ओशियन करंट, मीन्स निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। तो आपका ऑप्शन है बेगुला, पेरू, कनारी या एगुलहास। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन डी, एगुलहास। जी हाँ, एगुलहास आपकी कोल्ड ओशन करंट नहीं है। आप देखते हैं ये फोटो आपको देखा है, इसमें जो आपकी जो रेड में है वो आपको इसमें वार्म ओशियन करंट दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और जो आपकी जो ग्रीन है और ब्लू कलर की जो ये ब्लू वाली है ये आपको कोल्ड शो कर रही है। ठीक है, ये सब ब्लू क्या नाम आपको कोल्ड और वार्म ओशन करंट, 2 टाइप की आपको जानकारी देने से। ओशन करंट 2 टाइप के होते हैं, कौन से, वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट। और वार्म ओशन करंट में क्या होता है, आपको इसमें जो कोल्ड वाटर होता है वो जस्ट कोल्ड वाटर होता है या फिर ठंडी हवाएं जो चलती हैं उसमें जो जहाँ आपका ठंडा पानी रहता है वहीं पे हम कहते हैं क्या, कोल्ड ओशन करंट। इसके 3 टाइप के होते हैं, एक बेगनुरिया, पेरू, कैनरी। ये 3 टाइप के होते हैं, कौन से, कोल्ड आपके करंट होते हैं। वहीं आपके एगुलहास, एलिनो और गल्फ स्ट्रीम ये आपकी कैसी होती हैं, ये वार्म ओशियन करंट होती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोबैको स्मोक्स कंटेन कार्बन मोनोऑक्साइड दैट, मीन्स तंबाकू के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो आपका ऑप्शन बताने हैं 4, इससे क्या होता है आपको। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। सॉरी, क्या होता है जब आप स्मोक करते हो, स्मोक में क्या होता है आपके सॉरी, स्मोक में आपके कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है, जो आपके जो ब्लड सेल्स होते हैं, जब आप कह रहे हैं वो उसमें जो ऑक्सीजन कैरिंग करते हैं, आपके जो ब्लड सेल्स होते हैं उसमें जो ऑक्सीजन वो कैरी कर रहे होते हैं उसकी वो डिक्रीज हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से क्या होता है, वो ऑक्सीजन को जो जिस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर सकते हैं वो उस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाते हैं, जिससे कि आपको खांसी या फिर कहने बाद में दिक्कत आती है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये मैंने फोटो डाल रखा है, इसमें आपको क्या क्या एक सिगरेट के अंदर जब आप स्मोकिंग करते हैं उसके अंदर क्या क्या होता है, ये हार्मफुल मटेरियल्स क्या क्या उसके अंदर होते हैं, ये पूरी जानकारी दे रखी है इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें ह्यूमन बींग्स हैव यूज टू टोबैको जो है हम सेंचुरी से यूज़ करे जा रहे हैं।
मतलब बहुत सालों से, बहुत पुराने समय से यूज़ कर रहे हैं। आप जानते हैं टोबैको का अलग तरह से यूज़ करते हैं। कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, कुछ लोग उसे खाते हैं, कुछ लोग उसे सूंघते हैं। स्नफिंग मतलब सूखना होता है। और इसमें कौन सा केमिकल होता है? निकोटीन होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है टोबैको में क्या होता है? निकोटीन होता है। आपको बता दें तो इसमें आपके स्मोकिंग से क्या होता है? स्मोकिंग आपका जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इसके अंदर। इससे जो आपकी शरीर में जो ऑक्सीजन पहुंचनी होती है वो पूरे अमाउंट में पहुंच नहीं पाती है, जिससे कि आपको शरीर फिर बीमार पड़ने लगता है। इसलिए कहते हैं स्मोकिंग डेंजरस फॉर हेल्थ। ठीक है, और बाकी जानकारी मैंने दे रखी है, आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं। हम आपको ये पूरी जानकारी PDF के फॉर्म में आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप डाउनलोड करके ये पूरी पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी Sung dynasty was founded by which general of the Mauryas? मीन्स सुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेनापति ने की थी? तो आपके ऑप्शन रहेंगे 4। इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, पुष्यमित्र। जी हाँ, पुष्यमित्र ने जो सुंग डायनेस्टी है इसे स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022 सीक्स टू अमेंड द दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ विच ईयर? मीन्स दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 किस वर्ष के दिल्ली नगर निगम अधिनियम में संशोधन करना चाहता है? तो आपके ऑप्शन है 1957, 1916, 1963, 1966। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए 1957। जी हाँ, 1957 का जो अमेंडमेंट है उसमें ये चेंज करना चाह रहे हैं। आपको बता दें जो पार्लियामेंट है उन्होंने पास कर दिया है दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022। उसके तहत क्या हो जाएगा, जो आपका दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 है उसके अंदर अमेंडमेंट कर दिया जाएगा। आपको बता दें इसमें क्या किया जाएगा, इसमें आपकी जो काउंसिलर जो है, जो आपकी जैसे क्या आपको दिल्ली की पहले 3 बॉडी हुआ करती थी, दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की 3 बॉडी हुआ करती थी। उन तीनों बॉडी को एक कर दिया जाएगा। जब 3 बॉडी हुई दिल्ली म्यूनिसिपल की, उन तीनों बॉडी को क्या कर दिया जाएगा, एक बना दिया जाएगा जो अलग अलग थी। ठीक है, और साथ ही में जो सीट्स थी उसे भी कम कर दिया जाएगा। जो काउंसलर्स थे उसके अंदर उनकी लिमिट भी कम कर दी रही। पहले कितनी थी, पहले हो जाती थी 272, उसे घटाई कितनी कर दी जाएगी, 250 कर दी जाएगी। ठीक है, बाकी ये दे रखा है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन नेवल शिप्स हैड पार्टिसिपेटेड इन वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज रिम्पैक्ट? मीन्स किस भारतीय नौसेना जहाज ने सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यासों में से एक रिम्पैक्ट 2022 में भाग लिया था? तो आपके ऑप्शन है INS सह्याद्री, INS तरकस, INS सतपुरा, INS राजपूत। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी INS सतपुरा। जी हाँ, INS सतपुरा जो है इसने पार्ट लिया था किसमें, रिम्पैक्ट 2022 में। इसमें INS सतपुरा और P8I जो आपका एक हमारा प्लेन है, ये प्लेन है, इसने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 17 फरवरी 2022। दिस विल हेल्प इन मीटिंग द लार्ज टारगेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी बाय डैश। मीन्स 17 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति शुरू की गई थी। इसमें डैश तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। तो आपका ऑप्शन है 2025, 2028, 2030 या 2032। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी 2030। दी हाँ, 2030 तक हमें 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसे प्रोड्यूस करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विथ अफेक्ट फ्रॉम 15 मई 2022? मीन्स 15 मई 2022 से भारत के चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आपका ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं ये। तो सही आंसर आपका है
ऑप्शन ए राजीव कुमार, जी हाँ राजीव कुमार को अपॉइंट किया गया था। इसमें याद रखिएगा डेट स्पेसिफाई कर दी गई है, मतलब ठीक है डेट, ये कौन सी डेट है, ये डेट वो है जहाँ जब ये इन्होंने ये जो क्या नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो पद है वो संभाला था। तो 15 मई 2022 को किसने ये पद संभाला है, तो वो है राजीव कुमार जी, इन्होंने ये पद संभाला है और आज भी अभी भी करंट में भी यही हमारे कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट 5-year प्लान वॉज रिलीज इन द ईयर, मतलब पहला प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष डैश में जारी की गई थी। तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं 1952, 1961, 1951, 1960। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन सी 1951। जी हाँ 1951 में पहली बार हमने पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। ठीक है, और याद रखिएगा 1951 में एशियन गेम्स भी पहली बार शुरू हुए थे। तो अभी मैंने पीछे क्वेश्चन आपको बताया, पहला क्वेश्चन जो था उसमें बताया था कि एशियन गेम्स भी कब हुए थे 1951 में हुए थे पहली बार, कहाँ पे, दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा आप। और आपको बता पहली पंचवर्षीय योजना हमने क्या नाम है 1951 में शुरू करी थी। ठीक है, और ये कब चली थी 1951 से 1956 तक। और इसे किसने चलाया, कौन था उस टाइम प्राइम मिनिस्टर हमारे, तो उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा ये प्रेजेंट करी गई थी। ठीक है, और कब 8 दिसंबर 1951। तो डेट भी आपका भी आप पूछा सकता है, तो आप याद रख लेना। ठीक है, बाकी पूरी जानकारी रखी है आपकी जो 5 वर्षीय योजना हुई थी उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी रिसेंटली सीन इन न्यूज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड टू कोमेमोरेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ डैश, मीन्स हाल ही में खबरों में रही स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का निर्माण डैश के योगदान को याद करने के लिए किया गया है। तो आपके ऑप्शन रखे 4, इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन डी रामानुजा आचार्य। जी हाँ रामानुजा आचार्य के जो कंट्रीब्यूशन है उनके को देखते हुए उनकी जो स्टैचू है ये बनाई गई है। इसे हम कहते हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। आप देखते हैं ये गोल्ड की स्टैचू है और ये क्या आपकी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, सॉरी ठीक है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है ये। ठीक है, याद करिए। आपको बता दें ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट स्टैचू है और इसे हम कहा जाता है मेड ऑफ पंचलोहा। ये पंचलोहा से बना हुआ है। पंचलोहा मतलब 5 लोहा से, 5 मेटल से। कौन कौन से, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ब्रास, जिंक, इनमें ये 5 टोटल मेटल्स यूज करे गए हैं। ठीक है, मेटल्स जिसे हम कहते हैं क्या, पंचलोहा। ठीक है, और वहीं बता दें आपको जो उसका इनर वो स्ट्रक्चर है, जो श्री रामानुजाचार्य का जो स्टैचू है उनका जो इनर स्ट्रक्चर है वो बना है 120 kg ऑफ गोल्ड से बना हुआ है। और ये कहाँ पे है, ये हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है। और ये इनके योगदान को जो है 120 साल तक के इनके पहले जो योगदान था उसके ऊपर उनके लिए स्टैचू बनाया गया है। और इस जो प्रोजेक्ट था इसकी जो कीमत थी वो टोटल 1000 करोड़ रुपीज़ थी। और इसे फंड किया गया था फंडेड बाय डोनेशंस, मतलब जो डोनेशन दी गई थी कि ग्लोबल डिवोटीज मतलब जो भी श्रद्धालु थे इनके पूरे विश्व में, उनके द्वारा ये क्या नाम है, उनके द्वारा जो दान दिया गया था उस दान से ये बना था। और इसकी जो टोटल लागत आई थी वो 1000 करोड़ आई थी। और उससे जो फाउंडेशन स्टोन है उसका पहला कार्य कब शुरू किया गया था, तो इसका कार्य शुरू किया गया था 2014 के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन दी विम्बलडन मेंस सिंगल टाइटल 2022, मीन्स निम्नलिखित में से किसने 2022 में विम्बलडन पुरुष एकल खिताब जीता है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4, इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन डी नोवाक जोकोविच। जी हाँ नोवाक जोकोविच ने जीता था। आप इसे देखते हैं, ये इनका फोटो है नोवाक जोकोविच का। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी वर्किंग ऑफ अ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, रॉकेट का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आपका ऑप्शन है कैल्पर्स लॉ, पास्कल लॉ, बॉयल्स लॉ या न्यूटन्स लॉ। तो सी आंसर आपका है न्यूटन्स लॉ। जी हाँ न्यूटन का जो 3rd लॉ है उस पर बेस्ड है रॉकेट का वर्क। कैसे, जैसे रॉकेट में यह चल रहा होता है, ये थर्स्ट जो जनरेट होता है वो थर्स्ट क्या करता है, थ्रस्ट जो होता है जनरेट होता है वो उसको रॉकेट को ऊपर उठाता है। ठीक है, और ग्रेविटी क्या है उसे नीचे पुल करती है। आप जानते हो ग्रेविटी को, जब न्यूटन 3rd लॉ क्या है, हमारे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है नीचे प्रेशर पड़ रहा है। जैसे कि हम यहाँ क्या अर्थ पे स्टेबल हैं, अगर नीचे से एक भी प्रेशर ज़्यादा होगा, जो भी प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, दबाव ज़्यादा पड़ेगा, हम उस साइड से ज़्यादा उठेंगे।
तो नीचे से दबाव पड़ रहा है ऊपर के लिए, तो हम क्या, रॉकेट इससे नीचे से दबाव पड़ता है तो रॉकेट क्या ऊपर उठता है। तो ये क्या न्यूटन के थर्ड लॉ पे वर्क करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरहुल फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट, मीन्स सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है। तो आपका ऑप्शन है त्रिपुरा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन बी, झारखंड। जी हाँ, सरहुल जो फेस्टिवल है झारखंड में मनाया जाता है और ये आपका 3 दिन का फेस्टिवल होता है और ये फेस्टिवल मनाया जाता है स्प्रिंग सीजन को। ठीक है, स्प्रिंग फेस्ट जो होता है ना, इसे हम कहते हैं स्प्रिंग फेस्टिवल कहते हैं और 3 दिन का होता है और ये मनाया जाता है। तीसरा दिन जो होता है चैत्र माह का, जो चैत्र माह होता है इन शुक्ल पक्ष शुक्ल पक्ष का जो चैत्र मंथ होता है तीसरे दिन का, वहीं पे ये मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राखी गढ़ी द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, मीन्स राखी गढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आपका ऑप्शन है हरियाणा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए, हरियाणा। जी हाँ, राखी गढ़ी जो है वो हरियाणा में स्थित है। आप देखते हैं ये फोटो सॉरी, ये आपका हरियाणा स्टेट है। हरियाणा स्टेट में ये एक राखी गढ़ी है और राखी गढ़ी में यही क्या नाम आपका पूरा हिसार डिस्ट्रिक्ट जो है, यहीं पे आपकी पूरी क्या हड़प्पन की वो साइट्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु शिखर ऑन दी अबू हिल्स इज दी हाइएस्ट पीक ऑफ विच माउंटेन रेंजेस, मीन्स अबू हिल्स पर गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपका ऑप्शन है हिमालय रेंज, वेस्टर्न घाट्स, पिरपंजाल रेंज या अरावली रेंज। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन डी, अरावली रेंज। जी हाँ, अरावली रेंज का जो अब गुरु शिखर है सबसे पीक पॉइंट है। आप देखते हैं ये फोटो, ये जो आपकी हिल है ये पूरी अरावली हिल है और ये सबसे ऊंचा पॉइंट है, पीक पॉइंट है ये किस अरावली हिल्स का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दी कथक डांस एक्सपोनेंट बिरजू महाराजा इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग घराना, मीन्स कथक नृत्य के प्रतिपादक बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं। तो आपका ऑप्शन है रायगढ़ घराना, जयपुर घराना, लखनऊ घराना या बनारस घराना। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन सी, लखनऊ घराना। जी हाँ, जो बिरजू महाराज हैं वो लखनऊ घराने से संबंधित हैं। ये फोटो है उनका। ये कथक के बहुत बड़े डांसर हैं और इनके जो एक्सप्रेशंस हैं बहुत अच्छे थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये कब हुआ था, 16 जनवरी 2022 में इनका निधन हो गया न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, और आपको बता दें इनका पूरा नाम था जो वो था ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा महाराज, ये उनका पूरा नाम था। ठीक, ये इनका अभी निधन हो गया और ये कहाँ किस घराने से संबंधित थे, ये लखनऊ घराने से संबंधित थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डू रेडियो वेव्स कम बैक, मीन्स रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से वापस आती हैं। तो आपका ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर या एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो सी आंसर आपका है ऑप्शन सी, आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर जो आपका होता है वहाँ से आपकी रेडियो वेव्स वापस आती है, जैसे ये अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ आपका, यहाँ पे आपने रेडियो वेव्स भेजी, रेडियो वेव्स जाती हैं ऐसे ऊपर आइनोस्फेयर तक जाती हैं, आइनोस्फेयर से वापस आ जाती हैं किस पे, जहाँ पे रेडियो वेव जानी होती है। तो ऐसे मूव करती हैं आपकी रेडियो वेव्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम वाई, मीन्स भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से डैश से आगे है। तो आपको बताना है कि जो हमारा जो स्टैंडर्ड इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम GTM जिसे हम क्या कहते हैं, इसे ये क्या होता है, ये पूरे हम कहते हैं GTM, कितने GTM से हम आगे चलते हैं। तो आपका ऑप्शन है 5.5 आवर, 2.5 आवर, 10.5 आवर या 1 आवर। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए आपका सही है, मतलब 5.5 आवर, हम 5-5.5 घंटे आगे चलते हैं अहेड। ठीक है, 5.5 घंटे हम आगे हैं। टाइम आपका जो मेन स्टैंडर्ड टाइम होता है वो यहाँ से काउंट किया जाता है। ये आपका जो GMT है ये आपका मेन है, ये 0 डिग्री माना जाता है। 0 डिग्री हमने 0 मान लिया है और हम किस पे आते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ इंडिया हमारा जो टाइम स्टैंडर्ड टाइम है यहाँ से चेक करा जाता है और इसके बीच में जो पूरा गैप है वो कितना 5.5 आवर का पूरा गैप है। ठीक है, अभी यहाँ मैंने पूरा लिस्ट रखा है, आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना देखते हैं। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे कि बाकी सबको भी फायदा हो।
चलिए, जय हिंद।